तो आप समझिए करीब 30 मान लीजिए तो करीब करीब समझिए 270 करोड़ रुपए जो है उसके जो है वो रोक दिए गए तत्काल। और ये अभी शुरुआत है। नेपाल और बांग्लादेश की जो फंडिंग थी उसको भी मैं इंडिया के लिए ही मानता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग की तरह वो काम था। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके ऊपर भी कैसे हमले यहाँ पर कांग्रेसी कर रहे थे अभी कुछ महीने पहले तक। हमने यही कोशिश की है। देखिए कि पूरी टीम रेलवे की है, जिम्मेदारी हमने ये माना भी कि भाई रेल मिनिस्टर वो है, उन्हें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर हंटर तो एक डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एकदम असहज स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब एक सवाल भारतीय पत्रकार ने किया कि बांग्लादेश के लिए आप क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में अमेरिका ने क्या किया, एकाएक बांग्लादेश को उन्होंने बड़ी कहते हैं ना कि हंटर ऐसा चलाया है कि फंडिंग ही पूरी तरह से रोक दी है, कंगाली के कंडीशन में ला दिया बांग्लादेश को। नेपाल को भी एक तरह से फंडिंग बंद कर दी है। ये पूरा नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान तो भिखमंगी की कंडीशन में ऑलरेडी है, पाकिस्तान का तो पहले ही से ही बंद है, उसे तो पहले से भिखारी बना दिया गया है। ये भारत के किनारे किनारे जो एक षड्यंत्र अमेरिका कर रहा था, चाइना कर रहा था, इसका क्या इंपैक्ट होगा? बांग्लादेश को $29 मिलियन की जो है मदद जो थी तत्काल उस पर प्रतिबंध लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप समझिए करीब 30 मान लीजिए तो करीब करीब समझिए 270 करोड़ रुपए जो है उसके जो है वो रोक दिए गए तत्काल। और ये अभी शुरुआत है। मोदी यात्रा करके लौटते हैं, उस मोदी यात्रा का एक साइड इफेक्ट कह लीजिए, डायरेक्ट इफेक्ट कह लीजिए कि आते 270 रुपए की गाज उसको 270 करोड़ की गाज उसके ऊपर गिरी है। आने वाले समय में इसको और ज्यादा मार पड़नी है। और अब वो मार कहाँ से पड़ेगी, हिंदुस्तान से पड़ेगी या अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी अंटर चलाएंगे। ये एक तरह से यूनुस को बता दिएगा कि तुम्हारी खैरातखोरी, तुम्हारी हरामखोरी बंद। और जो जो देश पिछले 5 महीनों के अंदर भीख मांगने कगार पे आ गया हो, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा दंड है उसको। और जिसके साथ वो इश्क लड़ा रहा है आजकल, वो जो भिखारी पाकिस्तान, वो खुद भूखों मर रहा है, तो वो $29 देने की हैसियत में नहीं है। $29 मिलियन कहाँ से देगा? तो ये तो एक बड़ा फैसला है। लेकिन मनीष जी, जो दूसरा फैसला आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसको एलन मस्क ने, जो उनका डिपार्टमेंट है, उसने खुलासा किया है। और खुलासा नहीं किया, उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी है। और यहाँ के खलियार, खैराती, दलाल, पत्रकार जो है, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है मनीष जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर भी रोक लगा दी है। करीब करीब हिंदुस्तान को 180 करोड़ रुपए इस बात के दिया प्रमोट क्या है उसका, मतदान बढ़ाने के लिए है। उसको देखिए मैं निकालता हूं, मतदान बढ़ाने के बहाने वो पूरा खेल था। हाँ would love to find out who received the US 21 मिलियन spent to improve वोटर टर्नआउट इन इंडिया। हाँ, वोटर टर्नआउट इंडिया इस नाम से वो फंडिंग की जा रही थी। एंड द US 29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, नॉट टू मेंशन द US 29 मिलियन स्पेंट टू improve fiscal federalism in Nepal. USAID is the biggest scam in human history. ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो इनकी है डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क की, उसके ट्वीट को संजीव सान्याल जी ने रिट्वीट करके कहा है। अब इसमें मनीष जी खेल समझिए कि 21 मिलियन यहाँ पर जो है वो वोटर टर्नआउट इन इंडिया, इसको बढ़ाने के नाम पे दिया जा रहा था। 21 मिलियन का दरअसल मतलब समझिए कि 180-170 करोड़ किसको दिया इन्होंने 180 करोड़ रुपए किसको दिए? तो वो हम कोई जानकारी में तो किसी का है नहीं। वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ खर्चा करने के लिए, नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे को, इन खैरातियों को, इन खलियरों को, इनको ये पैसे दिए गए। अभी इनके नाम भी हैं, लेकिन नाम अभी पता नहीं सरकार क्यों नहीं उसको डिस्क्लोज कर रही है। ये एक बड़ा, और जो सबसे खास बात यह है कि वोटर टर्नआउट इन इंडिया, इसके लिए इन्होंने 21 मिलियन दिए, बांग्लादेश के लिए उन्होंने 29 मिलियन दिए, नेपाल के लिए 24 मिलियन दिए। तो मनीष जी, नेपाल और बांग्लादेश की जो फंडिंग थी
उसको भी मैं इंडिया के लिए ही मानता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग की तरह वो काम था। कि नेपाल में कहाँ जाएगा, नेपाल में 29 मिलियन डॉलर आए वो बाद में कन्वर्ट होकर हिंदुस्तान ही पहुंचाए गए, ताकि मोदी को कैसे आघात पहुंचाए। तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए 180 करोड़ रुपए, अगर आप नेपाल वाला जोड़ लीजिए तो करीब करीब 400 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पहुंचाए गए थे। बांग्लादेश वाला मैं नहीं मानता, मैं मान लेता हूँ बांग्लादेश तो वही खर्चा किया होगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने उसका परिणाम भी देखा है। तो ये 400 करोड़ रुपए जो खैराती है, और इनमें से कोई बात नहीं कर रहा है इसको मनी जी, इनको सांप सूंघा हुआ है। इनकी आंतें इस बात पे निकली जा रही हैं कि ये कहीं हमारा नाम न सामने आ जाए, ये इनको डर लग रहा है। और उसमें मैं बताऊं कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं कि वो डिस्क्लोजर शुरू हो गया कि वो जो फायर वायर टायर वाला जो चलती है ना, ये मोदी विरोधी धंधा करने वाली वेबसाइट, उसके जितने हैं मनीष जी, उसमें बड़े बड़े अंग्रेजी में खर्रे लिखने वाले, वो सब उसमें नाम है उनके सबके। वो उनको लोग जानते नहीं है। और मैं अक्सर अपने डिबेट में कहता हूँ ना कि वो दारू पी के 2 पैक अंग्रेजी में खर्रा लिखते थे, ये वो सब लोग उसमें शामिल हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है, जरा आगे आने दीजिए। ये बहुत बड़ा स्कैम होगा। और ये संजीव सान्याल कह रहे हैं, एक तो ये समझिए शशिनाथ सान्याल के पोते हैं, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, और ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में एक जिम्मेदार पद पे थे, और इन्होंने उसको ट्वीट करके कहा है। तो आप समझिए कि इसका मतलब बहुत अभी और कई पन्ने खुलेंगे, अभी तो ये शुरुआती दौर है। बिल्कुल। और बांग्लादेश की तो समझिए कि एकदम से कहता ना कि उसकी तो बर्बादी तय हो गई है। एक भिखमंगा देश जो मतलब भीख के आधार पे था, एकाएक इस तरह की चीजें, और साफ खुल करके सामने आया कि ट्रंप से पहले जो बाइडेन की सरकार थी उस किस तरह से बांग्लादेश को पाल रहा था। और ये जो फुचक रहा था, जो ये कूद रहा था यूनिस, उसकी वजह हाँ यही थी। हाँ, ये देखिए भारत में बड़ी ये बड़ी खबर है कि भारत में बड़े हमले करना चाहता था इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन, मोदी सरकार ने किया विफल। यूएन ने दी सनसनीखेज रिपोर्ट कि भारत में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन की साजिश बड़े हमलों से भारत को दहलाने की थी, मगर मोदी सरकार की चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने इसे हर बार विफल कर दिया। इससे आतंकवादी भारत में बड़े हमले नहीं कर सके। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने दी है, ये कोई भाजपा की सरकार की रिपोर्ट नहीं है। खूंखार आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट भारत में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहता था, मगर मोदी सरकार की चौकसी के चलते वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। लेकिन इसके आकाओं ने देश में, जरा ये इस लाइन को गौर करिए कि लेकिन इसके आकाओं ने देश में स्थित समर्थकों के माध्यम से लो रेक्टर हमलों को अंजाम देने का प्रयास किया। ये जो मनीष जी अकेला आदमी नहीं आके ट्रक चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दी, 15 मार दिए, 10 मार दिए, ये लोन वुल्फ पहले कहा जाता था, अब उसको लोन एक्टर लिखा है इन्होंने, कि एक आदमी के जरिए किस तरह से आतंक फैलाया जाए देश के अंदर, ये प्रयास इन्होंने करने शुरू किए थे। लोन एक्टर हमले विचारधारा से प्रेरित हिंसा की घटनाएं होती हैं, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया जाता है जो आतंकवादी संगठन संगठित आतंकवादी समूहों का हिस्सा नहीं होते या दूसरों के प्रत्यक्ष आदेशों का पालन नहीं करते। और इसमें मेन यह कि यूएन की रिपोर्ट में क्या है कि यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआईएल दाइश भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में असमर्थ रहा। हालांकि इसके आकाओं ने भारत स्थित समर्थकों के माध्यम से लोन एक्टर हमले को भड़काने की कोशिश की। आईएसआईएल समर्थित अल जौहर मीडिया ने अपने प्रकाशन सिरात उल हक के माध्यम से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना जारी रखा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में लगभग 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी समूह सक्रिय हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का मानना है कि इस देश से उत्पन्न सुरक्षा खतरे से क्षेत्र और उसके बाहर अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आईएसआईएल द्वारा उत्पन्न खतरे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की 20वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश द्वारा उत्पन्न खतरों के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मगर आप इसमें ये तो खबर आपने सुन ली, समझ ली। मनीष जी अब सोचिए कि ये लोग क्यों विरोध करते हैं। ये तो एक पीएम मोदी से मिले 3 दिन भी नहीं बीते, ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया बड़ा झटका, 29 मिलियन डॉलर की मदद रोकी। तो वो बांग्लादेश का मैंने कहा अभी ये मनीष जी शुरुआत है,
इसको मैं अभी बहुत बड़ी खबर नहीं मानता, ये बेहतर खबर मानता हूँ, शुभ संकेत है। आने वाले समय में बांग्लादेश कैसे इसका तमाशा निकलेगा, कैसे जनाजा निकलेगा, तब आप लोग इसको देखेंगे। ये जो खबर अभी इस्लामिक स्टेट वाली थी, इसको आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके ऊपर भी कैसे हमले यहाँ पर कांग्रेसी कर रहे थे अभी कुछ महीने पहले तक। तो वो अब उन हमलों का कनेक्शन आप इस खबर से जोड़िए कि वो जो लोन वुल्फ हमले या जो ISIS की जो साजिश चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको लगातार हमारी एजेंसियां जो विफल कर रही थी, तो उससे तिलमिलाए हुए थे, और उससे राहुल गांधी भी तिलमिलाया हुआ था। ये इसका मेन इसका कारण है, तिलमिलाने और खिजाने का। देखिए मयूर जी हैं, स्विट्जरलैंड से लिख रहे हैं। लोगों का गुस्सा तो है थोड़ा, आप दोनों अच्छा लिखना चाह रहे, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। आप हमेशा देश के बारे में बात करते हैं, पर रेल मिनिस्टर के लिए कुछ तो बोलो। हर जगह हम जय जय नहीं कर सकते। देखिए जय जय तो हम लोगों ने किया ही नहीं है, लगातार सतीश जी भी हमलावर रुख अख्तियार करते रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट को कि हम शिकार नहीं हो जाए ना, हमने यही कोशिश की है। देखिए कि पूरी टीम रेलवे की है, जिम्मेदारी हमने ये माना भी कि भाई रेल मिनिस्टर वो है तो उन्हें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो रेल मंत्री हैं, यदि उनका जय जय होता है कि उन्होंने बेहतर काम किया तो इसके लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं मयूर जी मैं मयूर स्विट्जरलैंड जी को जवाब दे दूं कि मयूर जी, अश्विनी वैष्णव ने क्या किया, इसका ये थोड़ा इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी क्या कर रहा है। और ये अध्ययन है, एक दो बार हम लोगों ने कोशिश की कुछ जब बताएं, जब हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो उस दिन मैं देखता हूँ लोगों की रुचि बड़ी कम रहती है, तो इस वजह से हम लोग अब ज्यादातर उससे बचने की कोशिश करते हैं। इस वाले में मैंने बताया कि इसमें अश्विनी वैष्णव की गलती नहीं है, जो दुर्घटना हुई है इसमें गलती इनकी है कि उनका टेरर नहीं है, वो एक जिस तरह से जलवा होना चाहिए, डर लगना चाहिए कर्मचारी को कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, ये नहीं है, इसमें असफल है। बाकी अगर आप उनकी कार्यशैली की बात करिए तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आप लोग वहां बैठे हैं, आपको लगा कि यहाँ बड़ी दुर्घटना हो गई, तो ये वास्तव में बड़ी दुखद दुर्घटना है, तो उसका मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया। अब आने वाले समय में क्या होता है इसका इंतजार करिए।